हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं स्टेथ होल्डर्स। हमारे आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो सिंपल बट अच्छा टॉपिक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि प्लाज्मा मतलब ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न क्या होता है और हेमेटोलॉजी का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि प्लाज्मा प्रोटीन्स होते क्या है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द सेंस कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। अब उसके अंदर कितने प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, अबाउट 4 प्रोटीन्स मेजरली प्रेजेंट रहते हैं, जिसका नाम है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये जो चारों प्रोटीन होते हैं, मोस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इनकी अमाउंट का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कौन बनाता है, लीवर बनाता है। कौन बनाता है उसको, लीवर बनाता है। ये मतलब कि ये सारे प्रोटीन्स मैक्सिमम किस में सीक्रेट होते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, लीवर से। अब एक चीज़ सोचिए आप कि अगर ये लीवर से प्रोड्यूस हो रहे हैं और अगर कोई डिजीज़ है जो लीवर से रिलेटेड है, मीन्स कोई हिपैटिक डिजीज़ है, उस कंडीशन में क्या होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन की जो वैल्यू होगी, जो अमाउंट होगी, वो क्या हो जाएगी, फ्लक्चुएट हो जाएगी। मतलब उसके अंदर हमें को क्या देखने को मिलेगा, ड्रॉप देखने को मिलेगा कि हिपैटिक डिजीज़ के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन की कंसनट्रेशन अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है क्योंकि बहुत वाइड रोल प्ले करता है ह्यूमन फंक्शनरीज में। देखिए, प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन प्लाज्मा, जितने भी 4 प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, इन सब में से जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहता है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की रेफरेंस वैल्यू मीन्स कि नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन के अंदर एल्ब्यूमिन कितने अमाउंट के अंदर होना चाहिए, 3.5 टू 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। मीन्स कि इतने अमाउंट के अंदर एल्ब्यूमिन एक नॉर्मल पर्सन के अंदर प्रेजेंट रहता है। अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है तो इसमें तो वेरी करेगा। कौन प्रोड्यूस करता है इसे, लीवर प्रोड्यूस करता है। एल्ब्यूमिन इज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड वेरी बिग इन साइज। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब देखिए इसका क्या रोल होता है नेगेटिवली चार्ज का, वो एक बार हम देख लेते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड। देखिए, जो एल्ब्यूमिन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, ऐसे ही कोई भी चीज़ मतलब प्रेजेंट नहीं होती। अब एल्ब्यूमिन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। देखिए, एल्ब्यूमिन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होगा कि जब नेगेटिवली चार्ज होता है तो क्या होता है कि अब हमारे जो ये तो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उनको कौन क्लीन करता है, किडनी क्लीन करती है। ठीक है, कौन क्लीन करती है, किडनी। जब ये किडनी के अंदर जाता है तो इसकी साइज इतनी बड़ी तो नहीं होती है कि किडनी इसको मतलब क्रॉस ना कर सके, स्मॉल ही होता है। तो किडनी से इजीली ये पास हो सकता है, बट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है, कौन होता है, ग्लोमेरुलस, उसकी जो बेजल लेमाइना होती है, बेजल लेमाइना होती है, उसके अंदर कोलेजन प्रेजेंट रहते हैं। कोलेजन मैं एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ कि कोलेजन 3 होते हैं कि 4 होते हैं, मे बी इन दोनों में से एक होते हैं। तो कोलेजन प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। कैसे रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। तो क्या करेंगे, एल्ब्यूमिन भी कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और कोलेजन जो फाइबर है वो कैसे है, नेगेटिवली चार्ज है। जब एल्ब्यूमिन इन कोलेजन फाइबर की तरफ आता है तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपेलेशन होता है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि एल्ब्यूमिन हमारे यूरिन के साथ में बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि एल्ब्यूमिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस की बेजल लेमाइना होती है उनके अंदर कोलेजन प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, इसको रिपेल कर देते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न यही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेगेटिवली चार्ज वेरी बिग इन साइज कंपेयर टू अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। एल्ब्यूमिन डोंट एक्सक्रीटेड बाय किडनी, वही सेम थिंग है। ठीक है,
अब हम डिस्कस करते हैं आगे। एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रिवेंटिंग लीकिंग ऑफ ब्लड लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेसल्स। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या सीन होता है, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमने पिछले लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रोसेस को पढ़ा था। तो जिसने नहीं देखा है वो वीडियो, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। अब इसको हम एक डायग्राम के तौर पे समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के अंदर कैसे मेंटेन रहता है, वो कैसे उसको रेगुलेट करता है एल्ब्यूमिन। देखिए ये कोई आर्ट्रियोल है, आर्ट्रियोल और फिर कैपिलरीज के अंदर ये डिवाइड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड आया तो इसके अंदर ब्लड के साथ में प्लाज्मा होगी और प्लाज्मा के साथ में प्लाज्मा प्रोटीन्स रहेंगे। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है इसके अंदर, और कौन सा प्रोटीन, ये सपोज दैट ये एल्ब्यूमिन है। देखिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वह होता है ऐसा फोर्स जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या कर दे, रोक दे। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या कर दे, रोक दे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए ये थर्ड स्पेस प्रेजेंट है, इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट रहता है थर्ड स्पेस के अंदर। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रेजेंट रहेगा, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एल्ब्यूमिन क्या है, एक सॉल्यूट है। एल्ब्यूमिन क्या है, एक सॉल्यूट है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्ट करके रखेगा, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट, जो प्लाज्मा, जो ब्लड प्रेजेंट है उसको यहाँ आने से प्रिवेंट करेगा, हालांकि कर नहीं पाता है क्योंकि यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये आ जाता है, प्लाज्मा लीकेज हो जाती है। बट ये क्या करता है, जो एल्ब्यूमिन है इसकी ब्लड की प्लाज्मा की लीकेज को क्या करता है, रोकता है, क्योंकि ये एक सॉल्यूट होता है, इसके अंदर टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि वो अपने सॉल्वेंट को क्या करके रखे, होल्ड करके रखे। तो इसका मेन फंक्शन एल्ब्यूमिन का होता है कि ये होल्ड करके रखता है, होल्ड द प्लाज्मा इन वेसल, मतलब कि ये फ्लूइड जो लिक्विड पोर्शन होता है इसका ब्लड का, उसको बाहर आने से रोकता है, ठीक है। अब ये सारा क्या सीन है ये देख लीजिए एक बार। यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ये आर्टेरियल एंड है और ये थर्ड स्पेस वही जहाँ पे से कैपिलरी अराइज होती है, कैपिलरीज के बाहर। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ये अभी छोड़िए भेजा हमारी, खाली ये समझिए कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है वो क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है। प्लाज्मा जो प्रेजेंट रहती है वो यहाँ पे पूरी आ जाती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो ये वेन्युलर एंड आ जाता है। वेन्युलर एंड पे आते आते क्या होता है, यहाँ का जो वेन्यूल्स के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कंपेयर टू थर्ड स्पेस के। तो जो ये फ्लूइड जो यहाँ प्रेजेंट है थर्ड स्पेस में वो कहाँ जाने लगता है, वेन्यूल के अंदर। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि जो एल्ब्यूमिन जो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आया था उसने क्या किया, उस एल्ब्यूमिन ने क्या किया, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से क्या हो पाया कि जो थर्ड स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट था वो कहाँ आ गया, वेन्यूल के अंदर आ गया, और वो इजीली कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, वापस हार्ट के अंदर गया, और एक फ्लूइड की मतलब मेंटेन करके रखता है। या मतलब ये क्या करता है कि थर्ड स्पेस के अंदर फ्लूइड को ज़्यादा एक्यूमुलेट होने से रोकता है। कैसे रोकेगा, क्योंकि ये वापस जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ था उसको कहाँ भेज देता है, वापस वेन्यूल से हार्ट के अंदर, वापस वेसल्स के अंदर भेज देता है। तो ओवरऑल यही है कि जो एल्ब्यूमिन होता है वो क्या करता है, अपना जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे मेंटेन करके रखता है, मींस ब्लड को वेसल के अंदर होल्ड करके रखता है, उसको बाहर आने से प्रिवेंट करता है। एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रिवेंटिंग लीकिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम दी वेसल्स, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीजेज, मतलब कि एल्ब्यूमिन का लेवल कौन कौन सी कंडीशन में घटता है और कौन कौन सी कंडीशन में। हमने जनरली घटता वाला ही देखा, बढ़ता वाला नहीं देखा है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का लेवल मोस्ट ऑफ जो लीवर की जो डिजीज़ होती है उन कंडीशन के अंदर क्या होता है, लीवर की जो डिजीज़ होती है उन कंडीशन में क्या होता है, घट जाता है। लीवर का जैसे हिपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स एंड सीरोसिस हो गया, तो उन कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी बात करें रीनल डिजीज़, रीनल डिजीज़ मीन्स किडनी की डिजीज़। अब किडनी की डिजीज़ में क्या होगा कि अगर
कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है पर्सन को, मतलब कि किडनी का कोई बीमारी है, पैथोलॉजिकल कंडीशन किडनी के अंदर कोई हुई है, तो सॉरी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो एल्ब्यूमिन है वो क्या कर दिया जाएगा, यूरिन के साथ में बाहर निकाल दिया जाएगा बॉडी से। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन यूरिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इन दो कंडीशन के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है। अब अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया तो उसकी वजह से हमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे, तो जो उसका जो थर्ड स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा, मीन्स उसको क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाए। थर्ड स्पेस मतलब कि वेसल्स के बाहर का जो स्पेस है, जहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि अब एल्ब्यूमिन कम है और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से थर्ड स्पेस बढ़ जाएगा और एडिमा पर्सन को अंदर देखने को मिलेगा। और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, अब ट्रीटमेंट होता है कि एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन भी आते हैं, एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन आते हैं, या फिर कोई हम कॉज को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिक एल्ब्यूमिन लेवल आ जाएगा। अगर कॉज को हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अवेलेबल रहते हैं मार्केट के अंदर एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन, वो पेशेंट को देते हैं। और उससे क्या होता है कि एल्ब्यूमिन अगर पेशेंट को दिया है तो थर्ड स्पेस कम हो जाता है और पेशेंट का जो एडिमा है वो भी कम हो जाता है। वापस से वो जो थर्ड स्पेस में जो फ्लूइड था वो क्या कर लिया जाता है, जो लिक्विड पोर्शन था वो क्या कर लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये था पूरा एल्ब्यूमिन का सीन। अब देखते हैं आगे ग्लोब्यूलिन का। ठीक है, ग्लोब्यूलिन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ग्लोब्यूलिन 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। 3 टाइप्स के ग्लोब्यूलिन, वही किससे सीक्रेट होता है, ये लीवर से, लीवर इनको प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं अल्फ़ा और बीटा ग्लोब्यूलिन का क्या काम होता है। जो अल्फ़ा और बीटा ग्लोब्यूलिन होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए ग्लाइकोप्रोटीन एंड कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और किसकी तरह एक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टर की तरह। मीन्स कि ये कोई सेल है, इसका न्यूक्लियस, इसकी सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है या जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ये जैसे ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर। मीन्स कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, ये ग्लूकोज आ गया सपोज दैट, तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेंगे इसके ट्रांसपोर्टेशन में, एल्ब्यूमिन मतलब जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन का काम क्या रहता है, ये हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन का काम। अब आगे हम देखते हैं कि गामा ग्लोब्यूलिन, क्योंकि 3 टाइप थे इसके ग्लोब्यूलिन के, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अल्फ़ा बीटा ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करते हैं एज ए ग्लाइकोप्रोटीन, एंड गामा ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़, आपने नाम सुना होगा एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ या इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की तरह एक्ट करते हैं और एक डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। 5 टाइप की इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होती है, IgG, IgM, IgE, IgMu और IgA। 5 टाइप्स की इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एंटीबॉडीज़ होती है और ये ह्यूमरल रेस्पॉन्स जनरेट करती है, जो किससे जनरेट होता है, एंटीबॉडीज़ से। देखिए रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ह्यूमरल जो एंटीबॉडीज़ से जनरेट होता है, दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक। जो साइटोटॉक्सिक होता है वो कौन जनरेट करती है, सेल्स, जैसे टी लिम्फोसाइट्स होगी, क्या होगी, टी लिम्फोसाइट। तो ये क्या जनरेट करती है, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये हो गया गामा ग्लोब्यूलिन के बारे में, हेल्पफुल इन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। अब फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन का क्या काम रहता है, मेनली ये भी किससे सीक्रेट होते हैं, लीवर से। कौन इसको रिलीज करता है, लीवर। इनका काम क्या रहता है, ये हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस। अब हीमोस्टेसिस क्या होता है कि हीमोस्टेसिस को समझने के लिए देखते हैं कि नॉर्मली हमारे वेसल्स क्या होती है, इंटैक्ट होती है, उनके ऊपर कोई कट नहीं होता है, उनसे ब्लड लीक नहीं होता है। बट किसी इंजीरियस एजेंट कभी कभार क्या हो जाती है, हमें कट लग गया है या फिर कोई इंजरी हो गई वेसल को, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्लड बाहर लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो एक्सियल फ्लो था वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और ब्लड क्या आने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है। तो इससे क्या होगा कि अगर उस कट को ना रोका गया, उसको हील ना किया गया, उस ब्लीडिंग को ना रोका गया नेचुरली, तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो वेसल से बाहर आ जाएगा, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी
और पेशेंट को हेमरेज हो जाएगा। ब्लीडिंग हेमरेज सेम है, पेशेंट को हेमरेज हो जाएगा और उसकी वजह से पेशेंट किस में जा सकता है, हाइपोवॉलीमिया कंडीशन में जा सकता है। किस में जा सकता है, हाइपोवॉलीमिया। और हाइपोवॉलीमिया से क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ब्लीडिंग हो गई है तो हाइपोवॉलीमिया से फिर उसको क्या हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। शॉक के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इन सब कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए नेचर ने क्या दिया, ये दो फैक्टर दिए। बहुत सारे, किसी एक चीज़ से कुछ होता नहीं, ये एक जस्ट एक क्या है, पार्ट है उस प्रोसेस के। तो जो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस। ये फैक्टर होते हैं, फैक्टर नंबर फर्स्ट एंड फैक्टर नंबर सेकेंड। और क्या करते हैं कि जब प्लेटलेट उस साइड पे जहाँ पे कट लगा है उस साइड पे जाके क्या हो जाती, अटैच या अडेयर हो जाती है। उसके बाद में ये दोनों फैक्टर फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होगा, फिर वो फाइब्रिनोजन को उसके ऊपर एक्ट करेगा, उसको एक्टिव करेगा और फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन्स में, और वो प्लेटलेट के ऊपर जाके चिपक जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो वुंड है, वो जो मतलब क्लॉट बन रहा है वो एकदम से स्ट्रांगली स्टेबल क्लॉट बन जाएगा, तो जिससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। एक बार एक ब्लैंक स्लाइड पे देख लेते हैं हम कि एक्चुअली में क्या होता है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले कोई इंजरी हुई, इंजरी से क्या हुई, ब्लीडिंग। वेसल इंटैक्ट नहीं रही, वेसल टूट गई तो उससे क्या होने लगी, ब्लीडिंग। अब अगर ब्लीडिंग रही तो उससे क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, और हेमरेज से क्या हो जाएगा, हाइपोवॉलीमिया। क्या हो जाएगा, हाइपोवॉलीमिया। और हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन के कारण हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी पर्सन को लग सकता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया कि एक हीमोस्टेसिस की मैकेनिज्म दी नेचर ने। उसमें ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का क्या रोल है वो देखते हैं। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, देखिए जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये जब एक्टिव होता है तो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, इस फाइब्रिनोजन के ऊपर जाके एक्ट करता है और ये फाइब्रिन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, फाइब्रिन्स मतलब छोटे छोटे फाइबर्स जैसे होते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही अब ये कोई, देखिए रेड कलर ले लेते हैं, ये कोई वेसल है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कट लग गया है, एक साइड से कट लगा है, यहाँ से ये कट लग गया, तो इसको पहले सबसे पहले क्या आएगी, यहाँ पे सारा प्रोसेस होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन वगैरह सब होगा, वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगी, प्लेटलेट्स आएगी, प्लेटलेट्स आके प्लेटलेट्स क्या होगी, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई इस जहाँ पे। तो यहाँ पे इसको प्लेटलेट आई है, खाली अडेयर हुई है, ब्लीडिंग एक बार रुक गई थोड़े टाइम के लिए, पर ये अब तक स्टेबल नहीं है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, ये फाइब्रिन जो है, जो थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, ये फाइब्रिन आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। ये फाइब्रिन यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे इसके ऊपर, और इस क्लॉट को क्या बना देंगे, स्टेबल बना देंगे। इस क्लॉट को क्या बना देंगे, स्टेबल बना देंगे, और ब्लीडिंग के पूरे किसी भी चांसेस को ख़त्म कर देंगे। तो ये रहता है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन का काम। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई कमी पेशी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपको ये नोट्स चाहिए हो तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको अवेलेबल करा लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।